नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बुलंदशहर से है, जहां विवाहिता की हत्या पर कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर लगाया जाम। आगे खबर मैनपुरी से है, जहां गली से निकलने पर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। साथ ही अगली खबर मोतिहारी से है, जहां जमीनी विवाद में भूमाफियाओं ने एक पक्ष के 3 लोगों को बुरी तरह किया घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव बैगपुर मंडा में 21 तारीख में हुई कैंटर गाड़ी चोरी का अभी तक पुलिस पता लगाने में नाकाम साबित हुई है, जबकि पीड़ित ने थाना सैदनगली में पहुंचकर 2 लोगों पर शक भी जाहिर किया था, मगर पुलिस अभी तक पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। कैंटर स्वामी मोमचंद्र पुत्र बाबूराम ने बताया कि गाड़ी को देर रात में चुराया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक गाड़ी का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। मेरा नाम मोमचंद है, मैं ग्राम बैगपुर मुंडा का रहने वाला हूँ। मेरी गाड़ी 21 तारीख की रात को चोरी हो गई। इसकी सूचना मैंने सैदनगली थाने में दी, लेकिन मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अमरोहा भी 2 बार जा चुका हूँ, तो भी मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। जिस लोगों पर मुझे शक है उन्हें पुलिस थाना नहीं चाहती। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र ग्राम महादेवा में राजू की उसी गांव के ब्रिजेश पुत्र सुनील और सुनील ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत करने शशिकांत देवी पत्नी पुष्पेंद्र कुमार निवासी महादेवा ने थाना कुरावली में तहरीर देते हुए बताया कि ब्रिजेश पुत्र सुनील और सुनील ने गली में निकलने को लेकर गाली गलौज कर दी, जिसके विरोध करने पर लकड़ी के पट्टे से इतना मारा कि हाथ पीठ पर बढ़ते उठ गए। राजू को बचाने आई प्रार्थी के भाई ने रोका भी तो दबंगों ने उसे भी पीट दिया। तो वहीं मामले को लेकर तहरीर दी गई है और कुरावली पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। पीड़ित और पीड़ित की बहन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? प्राची। कौन से गांव से? मारेवा। थाने में मारपीट की शिकायत लेके आई हो, क्या मामला है ये सब मारपीट का मामला है। हमारे भाई को मारा है गांव के लड़कों ने। किन लोगों ने मारा है? जो यादव कास्ट के थे और ब्रिजेश नाम है और पापा का नाम, उसके पिताजी का नाम है सुनील कुमार। कैसे मारा, क्या बात थी, क्यों मारा था? लकड़ियों से मारा है, बांस की लकड़ियों से टूट गई हैं और भाई के खून निकल आया है और हाथ में भी चोट लगी है, हाथ फ्रैक्चर है। तो इसलिए थाने आई हुई तुम? जी सर। शिकायत करने? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा माया राम। किसने मारा है तुम्हें? वो सुनील। किसने मारा है? सुनील ने। क्यों मारा है? अरे मैं घास का वो ला रहा था पटरी, तो बगल में डंपर था और रोड में खड़ा था। मैं 2 गाड़ी और गया और एक डंपर गया, तो वो साइड में खड़ा था। मैं उसको बोला भाई साइड हो जा, नहीं तेरे को लग जाएगा। फिर वो इतने में मेरे को मारने लगा। किस चीज़ से मारा है? वो फंटा लाया हूँ, उससे मारा है। कहाँ रहता है सुनील? सुनील गाँव में। कौन से गाँव में? नाम क्या है गाँव का? महादेवा। और किसी ने भी साथ में मारा? नहीं, वो एक साथ में उधर से आया, फिर छोड़ाया वो सुनील और ब्रिजेश। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मोतिहारी एनएच के किनारे अवधेश चौक स्थित जमीनी विवाद में हुआ खूनी खेल, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाका नंबर 2 एवं नगर थाना की पुलिस को देख दूसरे पक्ष के लोग भाग निकले। वहीं जानकारी देते हुए जख्मी शब्बीर अहमद ने बताया कि पिछले 15 दिनों से खाली जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें 4 कमरे बनकर तैयार हो चुके थे, जिसका सिर्फ फिनिशिंग करना बाकी था। उसी दौरान आज अचानक से 15 से 20 लोगों की संख्या में भूमाफिया पहुंचे और उसके बाद जो भी घर का निर्माण था उन लोगों ने दीवार को तोड़ा और चापाकाल और मोटर को उखाड़ कर ले गए। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली वैसे ही अपने जमीन पर पहुंचे, वैसे ही हम लोगों के ऊपर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया, जिससे हम खून से लथपथ हो गए। साथ ही एसयूवी गाड़ी की चाबी भी लेकर भूमाफिया भाग गए। उन्होंने कहा कि हमलावरों में एक को पहचान लिया गया है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटाहा निवासी एनामुल हक उर्फ रॉकेट का है। उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। मैं शब्बीर अहमद, जिस प्लॉट पर जो मेरी पत्नी के नाम से है, वहाँ पे हम लोग काम करा रहे थे। पिछले 15 दिनों से काम चल रहा है। यहाँ पे एनामुल हक उर्फ रॉकेट और उन अपराधी 15-20 अपराधियों के साथ आकर के अचानक यहाँ पे तोड़ फोड़ करने लगे। इसमें हम लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे हम लोगों को
पीट करके जख्मी करके और सारा नुकसान करके चले गए। जहाँ पे पुलिस को हम लोगों ने फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस आकर के अपना जांच की और बाकी लोग जो जख्मी हुए हैं वो लोग अपना जा कर के इलाज करा रहे हैं, जिसमें हमें भी बहुत सारी चोटें लगी हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रेत माफियाओं पर खनिज विभाग हुआ मेहरबान। जिला प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू का भंडारण। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि सरकार बालू का अवैध धंधा रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन सुशासन के पदाधिकारी की मिलीभगत से अवैध रेत खनन और भंडारण खुलेआम हो रहा है। सरकार लगातार अवैध रेत खनन से मालामाल हुए पदाधिकारियों पर कार्यवाही कर रही है। इसके बाद भी अधिकारियों में भय नहीं है। रीवा में खनन विभाग रेत माफियाओं पर दिल से मेहरबान है। रेत के अवैध खनन व भंडारण में पकड़ाए ट्रेलर को जब्त कर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दंड देकर छोड़ दिया गया है। और कहीं न कहीं खनन विभाग की मेहरबानी तो जरूर है, इसलिए खनिज माफिया हावी होकर धड़ल्ले से अवैध रेत का भंडारण जोरों शोरों से कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? बीके माला। बीके माला जी, आपने भी विगत दिनों पहले, कुछ दिनों पहले आपने एनजीटी में एक शिकायत की थी क्रेशर संचालकों के खिलाफ जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उसको लेकर के कार्रवाई जारी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समूचे रीवा जिले में व्यापक स्तर में प्रदूषण है और इस प्रदूषण को दृष्टि रखते हुए समाज के प्रति एक भावना से हमने पर्यावरण विषय को उठाया है कि समूचे रीवा जिले में व्यापक स्तर में प्रदूषण होगा और एनजीटी में शिकायत की। पहले हमने जिला स्तर में प्रेजेंटेशन किया, माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को इस आशय का पत्र दिया। जब यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो एनजीटी में हमने एक रिट दायर की और रिट के माध्यम से सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर रीवा को, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस आई। उस नोटिस के आधार पर जिला कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी गठित की गई और कमेटी के द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है लगातार कि जिला खनिज अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी व राजस्व अधिकारी, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जांच कर रही है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह औपचारिक जांच कर रही है, इसलिए कि लगातार 7.5 वर्ष से खनिज अधिकारी रीवा चित दीक्षित जी पदस्थ है। यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही, वर्तमान में सील किए जा रहे हैं और वर्तमान में अवैध तरीके से कृषि संचालित है, अवैध भंडारण संचालित है, अवैध यदि लीज नहीं है, जिनकी लीज नहीं तो कृषक कैसे संचालित हो रहे हैं और उनको भंडारण की अनुमति कैसे दे दी गई? जिनके पास लीज होगी उन्हीं को भंडारण दिया जाएगा। पर खनिज अधिनियम के वर्णित प्रावधानों का लगातार यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो खनिज अधिकारी क्या कर रहे थे? तो पहली कार्रवाई खनिज अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए कि उनके द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे थे और खनिज जो वहाँ कृषि संचालक है उनसे मिलीभगत तरीके से वो ऐसे खनिज माफिया वहाँ पर काम कर रहे थे और उनके सह पे काम कर रहे थे। अभी ऐसा भी पता चला है कि दिन में क्रेशर संचालक का जो क्रेशर चल रहा है उसको सीज किया जाता है, रात में धड़ल्ले से फिर से शुरू हो जाता है। ये बात, इस पे क्या कहना चाहिए? कहाँ तक चर्चा की बातें आई हैं और निश्चित तौर से सुबह वो कार्रवाई करते हैं, शाम को कृषि संचालित हो रहे हैं, तो कैसे वो कार्य कर रहे हैं? नियमतः है, नियम ये है कि यदि आप सीज कर रहे हैं तो विद्युत विच्छेद की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कनेक्शन यदि विच्छेद नहीं हो रहा है तो लाइट जल रही है तो वो अपने आप से कृषि संचालित कर रहे हैं। बिजली विभाग कलेक्टर जिला रीवा के अधीनस्थ नहीं है क्या पोल्यूशन बोर्ड की टीम में जिस प्रकार राजस्व की टीम काम कर रही है उस प्रकार बिजली विभाग विद्युत विच्छेद की कार्रवाई होनी चाहिए तो सब बंद हो जाए। तो क्यों विच्छेद नहीं हुआ? तो इस प्रकार यदि विच्छेद नहीं हो रहा, बिजली विभाग मनमानी कर रहा है, यदि बिजली विच्छेद नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर से ये जिला प्रशासन की नाकामी है। ये खनिज विभाग, पोल्यूशन बोर्ड की औपचारिकताएं परिलक्षित होती है और समूचे रीवा जिले में ये तो सर्किल बनकुइया और बेला बैजनाथ का विषय नहीं, समूचे रीवा जिले में आज मध्य प्रदेश में प्रदूषण के क्षेत्र में रीवा अव्वल स्थान में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही? जल, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है और समूचे वहां एक क्षेत्र में पेड़ नहीं है। आखिर बोर्ड नियम है, पोल्यूशन बोर्ड जब एनओसी देता है तो खनिज डिपार्टमेंट और पोल्यूशन बोर्ड की संयुक्त टीम वहां पर जांच करती है और ये कहती है कि पर्यावरणीय व्यवस्था बनाने के लिए आपको पेड़ लगाना होगा।
आज मौके पर एक भी पेड़ आपको दिख नहीं रहे हैं। या की टीम जांच करने जा रही, वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम जांच करने जा रही है जो आज सीज कर रही। क्या 7.5 वर्ष से ये पोल्यूशन बोर्ड की टीम, ये खनिज डिपार्टमेंट की टीम, ये राजस्व की टीम जो एनओसी देती है, ये क्या कर रही थी? हम कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को बनाती है, पुलिस का अलग काम है, पर ये 3 टीमें क्या कर रही थी? एनओसी देने के पहले क्या कर रही थी? आज जो कर रही है, जो आज सीज की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित तौर से इन तीनों टीमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब, रीवा कलेक्टर साहब का एक मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने एक जानकारी दी थी कि जितने अवैध बालू डंप हो रहे हैं लाल, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी रतारा बाईपास या ट्रांसपोर्ट नगर पूरा लाल बालू का समुद्र बना हुआ है, उस पर खनिज विभाग अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, भंडारण की एक नियम होती है, भंडारण की एक प्रक्रिया होती है, भंडारण के दायरे होते हैं कि भंडारण किसको किस स्तर में दिया जाना चाहिए। नियम यह है भंडारण के लिए, बालू भंडारण के लिए, कि जिसके पास ठेका होगा, टेंडर होगा, उसी को भंडारण की वो दी जाए, भंडारण करने की, वो ने उसी देगा ठेकेदार। ऐसा प्रावधान बड़ी तभी संशोधन हुआ है। परंतु रीवा जिले में एक व्यक्ति का टेंडर है, 2 व्यक्ति का टेंडर है मान लीजिए, और भंडारण 20 लोगों के पास है, तो ये कैसे हो गया? पहले तो खनिज अधिकारी को देखना चाहिए कि भंडारण का कितना औसतन, कितना क्षमता का भंडारण केंद्र है। यदि भंडारण 20 टन का है, अब 200 टन आप रखेंगे तो निश्चित तौर से प्रभावित होगा। और लाल बालू का जो संग्रह की बात कर रहे हैं, तो अवैध तरीके से प्रक्रिया है। इस समय रीवा कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करना क्या खनिज विभाग के ऊपर उंगली नहीं उठाता है? निश्चित तौर से इससे परिलक्षित होता है कि संयुक्त खनिज विभाग की टीम कर रही, बिजली विभाग आपके सामने विद्युत विक्षेप नहीं कर रहा, आप सीज करके आते हैं, वो कृषक चलाते हैं। ये तो आप कलेक्टर मतलब माफिया के दबाव में प्रशासन चल रहा है पूरी तरह से। देखिए, इससे इन बातों से पूर्णतः परिलक्षित होता है कि जिला प्रशासन, कलेक्टर सर्वोच्च अधिकारी जिले के माने जाते हैं। उनके नोटिफिकेशन, उनके आदेश, उनकी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। निश्चित तौर से गवर्नमेंट के रेगुलेशन का पालन कराने के लिए जिला स्तर में एक अधिकारी बैठाया जाता है, संभाग में कमिश्नर बैठाए जाते हैं। तो यदि जिले के अधिकारी की बात आप नहीं मानेंगे, वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी उनकी बात नहीं मानेंगे, तो कैसे आम जनता सफर करेगी? क्या इसके पीछे कहीं ये 7 साल से पद पे आसीन है, वो मठाधीश के तौर पे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, शासन का, मध्य प्रदेश शासन का, भारत सरकार का एक रेगुलेशन है कि 3 वर्ष से अधिक कर्मचारी, अधिकारी को एक सीट में नहीं रखा जाता। ये कर्मचारी के लिए भी प्रावधान, अधिकारी के लिए। अधिकारी का स्थानांतरण नीति बनी है, स्थानांतरण किस जिले से कहां तक होना है। परंतु जो ये अधिकारी 7.5 वर्ष से यहाँ पदस्थ हैं, तो निश्चित तौर से खनिज अधिकारी एक जगह पदस्थ हैं, तो निश्चित तौर से किसी न किसी का राजनीतिक बड़े व्यक्ति का वरद संरक्षण प्राप्त है। तो निश्चित तौर से जब अधिकारी एक जगह बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर से अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।